चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लो, क्योंकि यहाँ पर सीट से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको दिया जाता है और हम लोग तैयारी भी करवाते हैं। तो अभी हमारा क्रैश कोर्स जो है नया नया अभी लॉन्च हुआ है। तो अगर आप अभी जो भी आपके पास समय बचा है उस पूरे समय को बढ़िया से यूटिलाइज करना चाहते हो और कम समय में पूरी तैयारी करना चाहते हो, सिलेबस के हर एक पहलू पे पकड़ बनाना चाहते हो, प्रैक्टिस सेट चाहिए, सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। आपको क्या करना है, सिर्फ 999 इसकी प्राइस है। इसमें आप यहाँ पर ऐड हो सकते हो इस कोर्स में, क्रैश कोर्स में। ऐड होने के लिए क्या करना है आपको, हमारा जो एप्लीकेशन है CUT कॉन्सेप्ट, ये देख सकते हो, तो ये आपको डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से और वहां से जाकर के कोर्स में इनरोल हो सकते हो। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के बारे में, जो मानव स्वास्थ्य और रोग से रिलेटेड। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं, हम चैप्टर शुरुआत कर रहे हैं, उस चैप्टर में सबसे पहले हेल्थ लिखा हुआ है। मैम इसका मतलब क्या होता है, ठीक, वो हम देखते हैं। हेल्थ क्या होता है? हेल्थ सिर्फ ये नहीं होता है कि हमारे अंदर कोई भी डिसीज नहीं है, हम रोग से मुक्त हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हेल्दी हैं। हेल्थ का एक्चुअल मतलब होता है, अकॉर्डिंग टू WHO के अकॉर्डिंग, हम फिजिकल ठीक होने चाहिए, बिहेवियरल भी ठीक होनी चाहिए और मेंटली भी ठीक होनी चाहिए और सोशल भी। ठीक है, पर्सन अगर इन सभी में ठीक है तो हम उसको बोलेंगे वो हेल्दी पर्सन है। सिर्फ डिसीज का ना होना ये तय नहीं करता है कि वो व्यक्ति हेल्दी है। ठीक, हाँ पढ़ाई है हम। हाँ विष्णु प्रिया, हिंदी वाली कोई और है क्या टेस्ट सीरीज? इसके बारे में तो मुझे नहीं पता। चलिए, हेल्थ इज अफेक्टेड बाय, जो हमारी हेल्थ है वो किसके द्वारा अफेक्ट हो सकती है? सबसे पहले जो हेल्थ है वो किसके द्वारा अफेक्ट हो सकती है? या तो जो हम डिसीज जन्म से लाए हूं। ठीक, देखो, जेनेटिक डिसऑर्डर, डेफिशिएंसी विद द विच अ चाइल्ड इज बोर्न एंड इनहेरिट्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स। मतलब हमारी हेल्थ जो हो सकती है अफेक्ट किसके द्वारा हो सकती है? या तो हमें जेनेटिक डिसऑर्डर हो। जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब वो डिसऑर्डर, वो डिसीज हमको जो हम अपने पेरेंट्स से लेकर आए हैं। ठीक, जो हमें जन्म से हो रखी है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। अब लाइफस्टाइल से भी हमारी हेल्थ अफेक्ट हो सकती है। किस तरीके से? अब मैम चाउमीन खाए जाएं, हम बिल्कुल अपने शरीर को नहीं हिला रहे, तो ना आलस कर रहे हैं, तो उससे भी क्या हो सकती है, हमारी हेल्थ अफेक्ट कर सकती है। जैसे ईटिंग हैबिट्स, कि हम चाउमीन खा रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं, ठीक है, और स्लीप, हम अच्छे से नींद नहीं ले रहे हैं, रात रात भर रील्स चल रही हैं। ठीक, पर्सनल हाइजीन, हम हाइजीन का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे हैं, 10-10 दिन तक नहीं नहा रहे हैं। ठीक, एक्सरसाइज, योगा वगैरह नहीं कर रहे हैं, तो इससे भी हमारी हेल्थ अफेक्ट करती है। ठीक, चलिए, तो हाँ, अब इन्फेक्शंस, जैसे कि डिसीज कॉजिंग एजेंट, जो हेल्थ है अफेक्ट हो सकती है, इन्फेक्शन से भी अफेक्ट हो सकती है। जैसे कि डिसीज कॉज करने वाले एजेंट्स, यानी कि ऐसे एजेंट्स जो हमको डिसीज कर सकते हैं, जो हमको रोग लगा सकते हैं, उससे भी हमारी हेल्थ क्या हो सकती है, अफेक्ट हो सकती है। जैसे कि बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोन्स। ठीक, समझ में आया? गुड इवनिंग। चलो, नेक्स्ट है हमारा जो डिसीज होती हैं, जो हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं कि डिसीज, ये होती कितने टाइप्स की? तो ये 2 टाइप्स की होती हैं। पहली होती है कॉन्जेनाइटल डिसीज और दूसरी होती है एक्वायर्ड डिसीज। ठीक, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कॉन्जेनाइटल डिसीज यानी कि जन्मजात रोग, जो हमें जन्म से ही हो रखा हो। ठीक है, ऐसे डिसीज को हम क्या बोलते हैं? कॉन्जेनाइटल डिसीज। ठीक, प्रेजेंट सीज बर्थ, जो बर्थ से ही हमारे अंदर प्रेजेंट हो। ठीक, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स वगैरह। ठीक, अब जो एक्वायर्ड डिसीज, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि हमने उसको एक्वायर किया है, गेन किया है उस डिसीज को। ठीक है, जैसे कि गेन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, हम अपनी लाइफ के बर्थ हो गई हमारी, उसके बाद हम पूरी जिंदगी जिएंगे। ठीक, ताने सुनेंगे इधर उधर के, ठीक, मस्ती करेंगे खूब। ठीक है, उस लाइफ के दौरान हम जो भी डिसीज एक्वायर करते हैं, गेन करते हैं, उनको हम, थैंक यू बेटा, ठीक है, उनको हम क्या, ऐसे डिसीज को हम क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड डिसीज। ठीक, अब ये एक्वायर्ड डिसीज भी दो तरीके की होती हैं। कौन कौन सी? हमारी कम्युनिकेबल डिसीज एंड इन्फेक्शियस, इसका नाम है कम्युनिकेबल डिसीज या फिर इन्फेक्शियस डिसीज, और दूसरा हमारा नॉन कम्युनिकेबल या फिर हमारा नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। इसका क्या मतलब है कम्युनिकेबल का या फिर इन्फेक्शियस डिसीज का? मतलब ऐसी डिसीज जो मतलब
एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिसीज, ठीक। और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज यानी कि जो ऐसे डायरेक्टली नहीं फैलती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। अब ये जो कम्युनिकेबल डिसीज होती है वो किस तरीके से फैल सकती है, डिसीज दैट स्प्रेड, मतलब जो फैलती है फ्रॉम इन्फेक्टेड टू द हेल्थी ह्यूमन, जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से, जो कि रोगग्रस्त व्यक्ति है, उससे एक हेल्दी पर्सन तक ये पहुंच सकती हैं, ठीक। किस तरीके से, बीइंग कॉज्ड बाय द वेरियस बायोलॉजिकल एजेंट सच एज, ठीक है, बहुत से बायोलॉजिकल एजेंट्स के द्वारा ये एक हेल्दी पर्सन से एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में फैल सकती हैं, ठीक है। बेटा देखो, अगर नोट्स बने हुए नहीं हैं आपके पास तो जरूर बनाने हैं, ठीक। और वैसे इतना टाइम नहीं है, आप जल्दी जल्दी पीडीएफ से ही पढ़ डालिए सब कुछ, ठीक। अब डिसीज विच डू नॉट स्प्रेड, जो स्प्रेड नहीं होती है आसानी से, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, ठीक। ठीक है। अब जो डिसीज होती हैं वो किस किस से फैल सकती हैं, पहले होती है हमारी बैक्टीरियल डिसीज, ऐसी डिसीज जो हमारे बैक्टीरिया से फैलती हो, ठीक है, उसको हम बैक्टीरियल डिसीज बोलते हैं, जैसे कि टाइफाइड, निमोनिया, ठीक। अब वायरल डिसीज, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, वायरल डिसीज यानी कि जो वायरस के थ्रू फैलती हो, जैसे कि एग्जांपल है कॉमन कोल्ड, एड्स, डेंगू, चिकनगुनिया, ठीक। अब फंगल डिसीज जो फंगस से फैलती है, ऑफ कोर्स हेलमिंथिस डिसीज जो एस्केरियासिस मतलब हेलमिंथ से फैलती है, और प्रोटोजुआन डिसीज जो प्रोटोजुआ से फैलती है, जैसे कि मलेरिया, अमीबाइसिस, ठीक। अब कुछ कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि बैक्टर, बैक्टर क्या होता है, बैक्टर वो होता है जो पैथोजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, ठीक। जैसे कि एक स्कूल बस होती है जिसमें बच्चे एक जगह से दूसरे, मतलब अपने घर से स्कूल जाते हैं, वैसे ही ये भी एक तरीके से स्कूल बस है जो बच्चे यानी कि पैथोजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है, ठीक, मतलब एक होस्ट से दूसरे होस्ट में। अब पैथोजन क्या होता है मैम, पैथोजन वो एजेंट होता है जो डिसीज कॉज कर रहा होता है, समझे, ठीक है। हाँ बेटा मिल जाएगी, ठीक है। अब मैम होस्ट क्या होता है, होस्ट होता है वेयर द पैथोजन लिव्स एंड मल्टीप्लाइज, यानी कि होस्ट वो होता है ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर जो हमारा पैथोजन है वो क्या कर रहा हो, रहता हो, बढ़िया से आराम से मौज काट रहा है, ठीक है, वो, और उसके अंदर ही अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब जो भी रिप्रोडक्शन उसे करना हो वो कर रहा हो, ठीक, मल्टीप्लाई कर रहा हो। अब हम डिसीज देख लेते हैं, हमने नाम देखे अभी बैक्टीरियल डिसीज वगैरह, तो ये है हमारी बैक्टीरियल डिसीज, यहां से बैक्टीरियल डिसीज है, बैक्टीरियल डिसीज, बैक्टीरियल डिसीज, ठीक है। सबसे पहला है हमारा टाइफाइड, ये किससे फैलता है, इस देखो ये जो डिसीज वगैरह है उनसे क्वेश्चन मेनली यही पूछा जाता है कि ये जो डिसीज है वो किससे फैल रही है, ठीक। दूसरी बात, वो कहाँ पे होती है, वो जो पैथोजन है वो कहाँ जाता है, किस चीज को इफेक्ट करता है, किस तरीके से फैल सकती है, तीसरी चीज, ठीक। और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ये तो बहुत कम पूछा जाता है लेकिन ज्यादातर ये पूछा जाता है, ठीक है, तो आपको अच्छे से याद करना है इसको, ठीक है बेटा। अब टाइफाइड जो होता है उसका कॉजेटिंग एजेंट क्या होता है, वो किससे फैलता है, वो फैलता है सैल्मोनेला टाइफी से, और जो लोकेशन होती है वो कहाँ, किस चीज को इफेक्ट करता है, वो कहाँ जाकर के इफेक्ट करता है, वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो टाइफाइड का ये जो सैल्मोनेला टाइफी है कॉजेटिंग एजेंट, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा और वहां गड़बड़ी करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, ठीक है। और ये इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी कि ये कैसे फैलता है, ये कैसे फैलता है, बाय द कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ऐसा पानी और खाना जिसके अंदर ये मौजूद है वो उससे फैलता है, ठीक। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, सस्टेन्ड हाई फीवर, इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा फीवर आ रहा होता है, कितना, 39 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक। लॉस ऑफ एपिटाइट, लॉस ऑफ एपिटाइट मतलब कि इसमें क्या होता है, भूख लगना कम हो जाती है, ठीक। और क्या होती है, वीकनेस हो जाती है। अब देखो भूख लगना कम होगी, तुम खाना नहीं खाओगे तो ऑफ कोर्स क्या होगा, वीकनेस होगी, वेट लॉस हो जाएगा, और हेडेक तो हमेशा ही रहता है पढ़ाई की टेंशन के मारे, हाँ तो हेडेक रहता है, स्टमक पेन रहता है, ठीक है, एंड कॉन्स्टिपेशन भी होता है। इंटेस्टाइनल परफोरेशन, इंटेस्टाइनल परफोरेशन मतलब कि इंटेस्टाइन के अंदर, इंटेस्टाइन कौन सा, जिसके अंदर ये है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर परफोरेशन हो जाती है, यानी कि परफोरेशन हो जाती है, यानी कि उसमें छेद भी हो जाते हैं, ठीक है। अब और डेथ भी हो सकती है कुछ सीवियर केसेस के अंदर, ठीक है। अब ये जो नोट है,
कुछ बैक्टीरियल डिसीज और देखिए, प्लेग, डिप्थीरिया, डिसेंट्री आर द सम अदर बैक्टीरियल डिसीज जिसकी चर्चा हमारी एनसीईआरटी में की गई है। कॉजेटिव एजेंट्स, इन सब के कॉजेटिव एजेंट्स क्या है, जैसे कि प्लेग का कॉजेटिव एजेंट क्या है, यर्सीनिया पेस्टिस। डिप्थीरिया का क्या है, क्वारिन बैक्टीरियम डिप्थेरी। ठीक है, ये सभी आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। ठीक बेटा, अब डिसेंट्री किससे फैलती है, शिगेला एज द कॉमन बैक्टीरियल कॉजेटिंग। ठीक है, ये शिगेला से फैलती है। हाँ दित्य, चलो वायरल डिसीज कौन कौन सी होती है, पहला है हमारी कॉमन कोल्ड। ठीक है, ये किससे फैलती है, ये राइनो वायरस से फैलती है। ठीक, ये आपको अच्छे से याद करना है। और लोकेशन, ये किसको इफेक्ट करती है, कौन सी जगह पर, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अफेक्टेड बट नॉट द इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, मतलब ये लंग्स में इन्फेक्शन नहीं देती, सिर्फ ऊपर वाले रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करती है, जैसे कि नाक, गला। ठीक है, अब ये कैसे फैलता है, ये जो कॉमन कोल्ड होता है वो किस तरीके से फैलता है, इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स जैसे कि जब आप छींकते हैं तब क्या होती है, कुछ ड्रॉपलेट्स निकलती है, ये उसके थ्रू फैलता है। रिजल्टेड फ्रॉम द कफ और स्नीज, मतलब कि जब छींकते हैं या फिर खांसते हैं तो उससे जो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं उसके थ्रू ये एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में जाता है और बीमारी कॉज करता है। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं, हेडेक होता है, फीवर होता है, रनिंग नोज मतलब नाक बह रही होती है, टायर्डनेस होती है, स्नीजिंग होती है, कफिंग होती है। ठीक है, थकान, छींक लगना, खांसी, आवाज बैठना, ये सब। ठीक, नेजल डिस्चार्ज होता है। सिम्टम्स यूजुअली लास्ट फॉर 3 to 7 days। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा डेंगू। ठीक है, डेंगू कैसे फैलता है, इसका कॉजेटिंग एजेंट होता है एक डेंगू वायरस। ठीक, नाम कितना इजी है याद करना, डेंगू किससे फैलता है, डेंगू वायरस से, सिंपल। अब अर्बो वायरस, आर्थ्रोपोड्स वॉर्न वायरस। ठीक है, बैक्टर क्या होता है, मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह, एक होस्ट से दूसरे होस्ट में कैसे जाता है। ठीक है, फीमेल एडिस मस्क्यूटो बाइट, मतलब फीमेल एडिस जो मच्छर है, मच्छरनी जो है वो क्या करती है, इस डेंगू को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलाती है। ठीक है, अब ये हेल्दी पर्सन को जब बाइट करती है तब ये फैलता है। ठीक है, सिम्टम्स क्या होते हैं डेंगू के, इसमें हेडेक होता है, सर दर्द होने लगता है, हाई फीवर, जॉइंट पेन, बॉडी पेन, इसमें जॉइंट्स जोड़ों में दर्द होने लगता है, शरीर में दर्द होता है, नोज या वॉमिटिंग, इसमें उल्टी सी आने लगती है। ठीक, पेन अराउंड आई बॉल के अराउंड थोड़ा थोड़ा दर्द होने लगता है। ठीक है, अब स्वेलन लिम्फ नोड्स जो होते हैं वो स्वेल कर जाते हैं, रिड्यूस्ड ब्लड प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाती है। ठीक है, और रैशेज अपीयर्स, जो रैशेज होते हैं वो आने लगते हैं, रेडिश हो जाती है स्किन। ठीक, क्लासिकल डेंगू फीवर ये कम खतरनाक होता है, हीमोरेजिक डेंगू फीवर बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, इसमें डेथ तक हो सकती है। ठीक है, ब्लड वेसल्स, हीमोरेजिक डेंगू में क्या होता है, ब्लड वेसल्स जो होती है वो रप्चर हो जाती है। ठीक है, और इंटरनल ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, ये सब हमारे डेंगू के सिम्टम्स थे। ठीक, नेक्स्ट है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया कैसा होता है, चिकनगुनिया का कॉजेटिंग एजेंट है चिकनगुनिया वायरस, बहुत इजी। ठीक है, ये भी एडिस मस्क्यूटो से फैलता है। ठीक, बाइट इन्फेक्टेड पर्सन, ये इन्फेक्टेड पर्सन को काटती है, फिर उसके बाद में जब वो हेल्दी पर्सन को काटती है तो वो भी बीमार पड़ जाता है। ठीक है, पैथोजन टेकन अप देन द बाइट्स हेल्दी ह्यूमन। ठीक, सिम्टम्स क्या होते हैं इसके, इसमें भी हेडेक होता है, फीवर होता है, जॉइंट पेन होता है, उसमें डेंगू में भी जॉइंट पेन होता है और इसमें भी जॉइंट पेन होता है, लेकिन इसका जॉइंट पेन इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि हम बिल्कुल सही से सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं। ठीक है, रैशेज होने लगती हैं। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ मस्क्यूटो बॉर्न डिसीज, मस्क्यूटो बॉर्न डिसीज यानी कि ऐसी डिसीज जो मस्क्यूटो से फैल रही है उसको हम मस्क्यूटो बॉर्न डिसीज बोलते हैं। ठीक है, अब हम इससे कैसे बच सकते हैं, इससे बचने के कुछ उपाय हैं। देखिए, अवॉइड स्टेगनेंट वाटर, मतलब कि आप रुके हुए पानी को बिल्कुल भी रुकने ना दें उसको। ठीक है, और वियर फुल क्लॉथ्स, आप फुल क्लॉथ पहनेंगे तो मच्छर नहीं काटेगा, सिंपल। ठीक, मस्क्यूटो रेपेलेंट क्रीम एप्लीकेशन, मतलब इसमें अगर मस्क्यूटो रेप्लिकेंट क्रीम लगा लेंगे तो मच्छर नहीं काटेंगे, तो ये मस्क्यूटो बॉर्न डिसीज भी नहीं होगी। ठीक, अब स्प्रेड
केरोसिन ऑयल इन द पॉन्ड्स। अब देखो पॉन्ड्स रुका हुआ पानी होता है, अब हम उसको थोड़ी खाली करेंगे, ठीक है, तो हम उसमें क्या कर देंगे, केरोसिन ऑयल डाल देंगे, जिससे कि उसमें जो मस्क्यूटो के लार्वास वगैरह है, लार्वा है, एग है, वो क्या हो, वो आगे चल के मस्क्यूटो ना बने, ठीक है। अब तो ये इसके हैं प्रिवेंशन, कैसे हम बच सकते हैं, ठीक है। हेलमिंथेस डिसीज हम देखते हैं, पहली है एस्केरियासिस। एस्केरियासिस किससे फैलती है, एस्केरिसिस, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, एस्केरियासिस एस्केरिस से फैलती है, ठीक है, जो एक टाइप का एस्केलमेंथीज है। ये किसको इन्फेक्ट करता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये किस तरीके से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है, ये eggs of parasite are released through the feces and may contaminate the crops। मतलब ये है कि जब फीसिस में इसके एग्स बाहर आते हैं, तब वो जो क्रॉप्स होती हैं उस पर इफेक्ट, मतलब उस पर उसको कंटामिनेट कर देते हैं, ठीक है, उसको कंटामिनेट कर देते हैं, फ्रूट्स जैसे वेजिटेबल्स, एंड देन मे इनफेक्ट अ हेल्दी पर्सन। तो जब वो पर्सन जो कंटामिनेटेड फ्रूट और वेजिटेबल्स को खा लेगा तो वो भी बीमार हो जाएगा, ठीक है। सिम्टम्स देखिए, मस्कुलर पेन होता है, इसमें फीवर होने लगता है, इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है, एनीमिक कंडीशन होने लगती है, ठीक है, इंटरनल ब्लीडिंग, बुखार आएगा, आपको बहुत ज्यादा पेन होगा, ठीक है, और ब्लॉकेज हो जाएगा इंटेस्टाइनल पैसेज। जो इंटेस्टाइनल पैसेज है जिससे फीसेस बाहर आता है, उसका क्या हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है, ठीक है। ठीक है, जितना एनसीईआरटी में वो है। अब हेलमिंथेस डिसीज में दूसरी डिसीज हम पढ़ेंगे बुचेरियासिस या फिर एलिफेंटियासिस। ये बुचेरिया बैनक्रॉफ्टी या फिर बुचेरिया मलाई के द्वारा फैलता है, ठीक है। इसका कॉजिटिंग एजेंट क्या है, बुचेरिया बैनक्रॉफ्टी एंड बुचेरिया मलाई, ठीक। अब इसकी लोकेशन ये कहां पे जाके इफेक्ट करता है पर्सन को, ये करता है लिम्फेटिक वेसल्स, यानी कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ओवर ईयर्स, यानी कि ये लिम्फेटिक वेसल्स को इफेक्ट करता है, जिससे क्या होता है, ये क्या करता है, लिम्फेटिक वेसल्स को इफेक्ट करता है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी कि ये किस तरीके से फैलता है, ये फैलता है बाइट ऑफ फीमेल क्यूलेक्स मच्छर, ये फीमेल क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है, ठीक। अब सिम्टम्स क्या है इसके, यूजुअली अफेक्ट द लोअर बॉडी पार्ट लाइक लेग्स, स्क्रोटम, लिम्फेटिक वेसल्स, एक्यूमुलेशन ऑफ लिम्फ्स, यानी कि ये क्या करता है, ये मोस्टली लोअर पार्ट, बॉडी के लोअर पार्ट पर इफेक्ट डालता है। अब किस तरीके का इफेक्ट डालता है, ये स्क्रोटम वगैरह को, लेग को क्या कर देता है, उसमें इन्फ्लामेशन कर देता है, उसको बिल्कुल फुला देता है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे कि हाथी के पैर हो, ठीक है, इतने ज्यादा फुला देता है उसको, इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक। अब स्वेलिंग इन द अफेक्टेड एरिया ड्राई, उसमें जहां जिस एरिया में स्वेलिंग हो रही होती है, इन्फ्लामेशन होती है, उसको क्या कर देता है, ड्राई कर देती है, उसकी स्किन को ड्राई कर देता है, और लाइक एलिफेंट, ठीक है, जैसे कि एलिफेंट की स्किन ड्राई ड्राई सी होती है देखने पर, वैसे ही बना देता है उसको, ठीक है। अब फंगल डिसीज हम देखते हैं, फंगल डिसीज, ठीक है, समझ आ रहा है बच्चों। मैम क्या बोल रहे हो आप, मैम जूम कीजिए, दिखाई नहीं दे रहा, कर तो दिया बेटा, अब ठीक है बेटा, जल्दी बताओ, अब ठीक है, अब ठीक है, समझ में आ रहा है, ये बताओ, ठीक है। फंगल डिसीज कौन सी है, पहली है रिंगवॉर्म, ठीक। रिंगवॉर्म किससे फैलती है, मैनी फंगस बिलोंगिंग टू द जनरा माइक्रोस्पोरम, एक जनरा होती है माइक्रोस्पोरम, उसके बहुत सारे फंगस होते हैं, उससे ये डिसीज होती है। एपिडर्मोफाइट्स, ट्राइकोफाइटोन्स, ठीक है। लोकेशन स्किन स्पेशल, ठीक है, स्पेशली स्किन पर क्या करती है, इफेक्ट डालती है, स्किन पर रैशेस से होने लगते हैं, धब्बे से दाद बन जाते हैं, वही वाली डिसीज है, दाद वाली, ठीक है। अब यूजिंग द टॉवल, ये किस तरीके से फैलती है, अगर हम ऐसे पर्सन का टॉवल यूज कर लें जिसके पास, जिसको दाद हो रखे हैं, ठीक है, रिंगवॉर्म हो रखा है, ठीक, तो क्या होगा, ठीक है, रिंगवॉर्म हो रखा है, क्लॉथ्स, उसके क्लॉथ्स यूज कर लेंगे, कॉम यानी उसके कंघी यूज कर लेंगे, ठीक है, यूटेंसिल्स ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक।
और सॉइल से भी, अगर सॉइल में वो प्रेजेंट है हमारा फंगस, उससे भी ये डिसीज हो सकती है। अब सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स क्या होती हैं? जिस जगह पर दाद हो रहे होते हैं उस जगह को ये डैमेज करता जाता है, ठीक, डैमेज करता है, डैमेज इन द अफेक्टेड एरिया, उस अफेक्टेड एरिया को डैमेज कर देता है, और इचिंग करता है, ड्राइनेस करता है, हीट मॉइस्चर हेल्प्स द ग्रोथ ऑफ फंगस, और ये ऐसी जगह पर ग्रो करता है जहां पे हीट मिल रही हो उसको और साथ में उसको मॉइस्चर भी मिल रही है जिससे कि वो ग्रोथ करता है। ठीक है, कोई नहीं, चलो नेक्स्ट है फंगल डिसीज, ये हो गई, ठीक है। प्रोटोजोअन डिसीज है अमीबेसिस, ठीक है। अमीबेसिस देखिए, ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा फैलती है, ठीक है, और ये कहाँ पे होती है? लार्ज इंटेस्टाइन को इफेक्ट करती है, ठीक। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा होता है? ये किस तरीके से फैलती है? थ्रू द कंटामिनेटेड, देखो जितनी भी हमने अभी इंटेस्टाइन वाली डिसीज पढ़ी है वो किस तरीके से फैल रही होती है? कंटामिनेटेड फूड और वाटर से ही फैल रही होती है। क्यों मैम? क्योंकि जब फीसेस बाहर आएगा तो क्या होगा? तब उसके अंदर जो प्रेजेंट हमारे कॉजिटिंग एजेंट है, पैथोजेंस हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के माध्यम से वो फूड या फिर वाटर को कंटामिनेटेड कर देंगे जिससे कि ये डिसीज फैलती है, ठीक है। अब उस फीसेस पर क्या होगा? हाउस फ्लाई क्या आएगी, ठीक है। अब उस पर वो फीसेस लग जाएगा जिसके अंदर ये क्या प्रेजेंट है? ये वाला कॉजिटिंग एजेंट पर प्रेजेंट है हमारा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। अब ये उसके अंदर प्रेजेंट, अब वो हाउस फ्लाई आएगी हमारे खाने के ऊपर, भाई वो खाने के ऊपर तो भिन्न बनाएगी, ठीक है। तो क्या होगा? तो वो जो एंट अमीबा था वो हमारे खाने के ऊपर आ जाएगा और हम उसको खा लेंगे, हमें कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, ठीक है। अब सिम्टम्स क्या होंगे? एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, मतलब पेन होगा खूब ज्यादा नीचे, एब्डोमिनल पेन यानी कि नीचे पेट में पेन होने लगेगा, क्रैम्प्स उठेंगे, बहुत ज्यादा दर्द होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, स्टूल विद द एक्सेसिव म्यूकस, स्टूल जो होगा वो बहुत ज्यादा म्यूकस से भर के और क्लॉट्स भी आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मलेरिया। अब मलेरिया कैसे फैलता है? मलेरिया फैलता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये किस तरीके से फैलता है, कौन इसको फैलाता है? तो वो है फीमेल एनाफ्लीज मस्कीटो। फीमेल एनाफ्लीज मस्कीटो क्या करती है? वो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक इस बीमारी को फैलाती है, ठीक। होस्ट क्या होते हैं इसके? होस्ट मतलब क्या है? होस्ट मतलब ये जिसमें वो पैथोजन रह रहा हो। प्लाज्मोडियम रिक्वायर्स, प्लाज्मोडियम को 2 होस्ट की जरूरत होती है, मतलब एक तरीके से 2 घर की जरूरत होती है जिसमें वो रहे और अपनी लाइफ को क्या करे? पूरा कर रहा हो, ठीक है। हाँ बेटा कराएंगे, लास्ट में बहुत सारे PYQs होंगे इस क्लास के, नहीं मतलब जब खत्म हो जाएगा ना वो क्या बोलते हैं कोर्स, तब होगा, ठीक है। हेलो बेटा, ठीक है। अब प्लाज्मोडियम रिक्वायर्स 2 होस्ट, प्लाज्मोडियम को 2 होस्ट की जरूरत होती है, 2 घर की जरूरत होती है जहां पे वो अपनी लाइफ को अच्छे से बिता पाए, ठीक है। अब वो कौन कौन से होते हैं? वो होता है, एक होता है ऑफ कोर्स ह्यूमन जिसको वो अफेक्ट कर रहा है, और दूसरा होता है फीमेल एनाफ्लीज मस्कीटो, ठीक। अब प्राइमरी होस्ट जो होता है, प्राइमरी यानी कि उसको बहुत ज्यादा, जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा हो, वो होता है मस्क्यूटो, जिसके अंदर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता हो अपनी लाइफ साइकिल का, ठीक। सेकेंडरी होस्ट क्या होता है? सेकेंडरी होस्ट होता है ह्यूमन, जिसके अंदर वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा होता है, ठीक है। ठीक है बेटा, अब लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम हम देखते हैं आगे क्या होती है लाइफ साइकिल। देखो सबसे पहले क्या होता है, एक स्टेज होती है स्पोरोजोइट्स, ठीक है। स्पोरोजोइट स्टेज जो होती है वही, 1 मिनट इसको मैं बड़ा कर लेती हूँ। फिर दिखेगा नहीं, हाँ दिख रहा है अब अच्छे से। पेन को भी पतला कर लेती हूँ। चलो देखो, एक स्टेज होती है स्पोरोजोइट प्लाज्मोडियम की उसकी लाइफ साइकिल में एक स्टेज होती है स्पोरोजोइट। वो क्या करती है, वो जब ह्यूमन के अंदर जाएगी तो वो डिसीज कॉज करेगी। कैसे कॉज करेगी? अब देखो ये मच्छर था, ठीक है, मच्छरिया जो थी, ठीक है, मच्छरनी, ठीक है। ये मच्छरनी क्या कर रही है, ये जा करके एक इन्फेक्टेड पर्सन जो मलेरिया से ग्रस्त है उसको काट के आई,
ठीक है, उसने उसका खून चूस लिया। फिर उसके बाद में ये एक हेल्दी पर्सन को काटना है, ये हेल्दी पर्सन का हाथ था, इसने इसको काट लिया। अब इसने जब इसको काटा तो साथ में ये सलाइवा डालेगी, ठीक है, सलाइवा को ब्लड के अंदर ट्रांसफर करेगी। अब जो सलाइवा होगा उसके अंदर स्पोरोजोइट्स प्रेजेंट होंगे, क्यों? क्योंकि वो अभी अभी ताजा ताजा इन्फेक्टेड पर्सन का खून पी के आई है, ठीक। अब क्या होगा, अब ये जो इन्फेक्टेड पर्सन से आए हुए स्पोरोजोइट एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो गए। अब जब इसके अंदर ट्रांसफर हो गए, हेलो बेटा, ठीक है, जब इसके अंदर ट्रांसफर हुए तो ये स्पोरोजोइट क्या करेगी, ये स्पोरोजोइट स्टेज जाएगी लीवर सेल के पास। अब लीवर सेल के पास जाएगी, उसके अंदर हेपेटिक सेल्स होंगी, हम जानते हैं लीवर की सेल्स को हम हेपेटिक सेल्स बोलते हैं, ठीक है, उसके अंदर हेपेटिक सेल्स होंगी, उसमें जाकर के ये अपना आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी, मल्टीपल क्या करेगी, मल्टीपल, हाँ मादा, हाँ शी मस्क्यूटो, हाँ ठीक है। तो क्या होगा, ये उसके अंदर डिवाइड करेगी और खूब सारे क्या बना लेगी, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी और खूब सारे नंबर में बढ़ा लेगा, अपना नंबर खूब सारा बढ़ा लेगा। फिर क्या होगा, टाइफाइड मच्छर में कंफ्यूजन हो जाती है। अरे क्या कंफ्यूजन होना है इसमें, देखो डेंगू और चिकनगुनिया का मच्छर सेम है, ठीक है। देखो अब ये क्या करेगी, डिवाइड करेगी, नंबर अपना बढ़ाएगी। जब इसका नंबर बढ़ जाएगा, अब देखो एक सेल है, सेल ये तो है नहीं कि वो खूब सारे नंबर बढ़ाती जाए, तो वो क्या करेगी, इतनी फ्लेक्सिबल तो है नहीं कि वो बढ़ती जाएगी, जितना ज्यादा उसमें डिवीजन होता रहेगा वो क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी। जब ये रप्चर हो जाएगी तो इसके अंदर जो भी प्लाज्मोडियम था जिसने डिवाइड किया वो बाहर आ जाएगा। जब वो बाहर आ जाएगा तो वो क्या करेगा, वो अब फिर अपने नेक्स्ट टारगेट बनाएगा। क्या टारगेट बनाएगा, वो या तो दूसरी हेपेटिक सेल के पास जाएगा या तो वो ब्लड सेल के पास जाएगा, ठीक है। अब ब्लड सेल में भी कौन सी, आरबीसी, मोस्टली वो ब्लड सेल में जाता है, ठीक है। अब जब वो ब्लड सेल में जाएगा तो क्या करेगा, उस ब्लड सेल को भी इसी तरीके से अफेक्ट करेगा, और जब वो इसी तरीके से उसके अंदर भी आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अपने नंबर को बढ़ाएगा तो वो सेल भी रप्चर हो जाएगी और वहां से भी क्या होंगे, ये फिर से बाहर आ जाएंगे। अब क्या होगा, इस दौरान जब वो मल्टीपल फ्यूजन कर रहा था, यानी कि बहुत ज्यादा डिवाइड हो रहा था, अपना नंबर बढ़ा रहा था, उस दौरान हमारी आरबीसी के अंदर प्रेजेंट हीमोग्लोबिन जो था उसको इसने हीमोजॉइन में कन्वर्ट कर दिया। उस हीमोग्लोबिन के हीमो पार्ट को इसने हीमोजॉइन में कन्वर्ट कर दिया, हीमोजॉइन में, ठीक है। पैरासाइट रिप्रोड्यूस आसेक्सुअली, उसने रिप्रोड्यूस किया रेड ब्लड सेल्स में, फिर बस्ट कर दिया उसको, ठीक है, और कॉजिंग द, और जो उसके अंदर हीम प्रेजेंट था उसको क्या कर दिया, हीमोजॉइन में कन्वर्ट कर दिया। जब वो हीमोजॉइन में कन्वर्ट हो गया तो वो क्या करेगा, वो ह्यूमन के अंदर जो हेल्दी पर्सन था, पहले हेल्दी था, उसके अंदर फीवर कॉज कर देगा, ठीक है, उसको एकदम कपकपाहट के साथ बुखार आएगा, ठीक है, कपकपाहट के साथ बुखार आएगा। अंत में जाते हैं ना मैम, ठीक है। क्या होगा, पैरासाइट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा ब्लड सेल के अंदर, रेड ब्लड सेल के अंदर, उसको बर्स्ट कर देगा। देन जब बाहर आएगा तो उसने हीमोग्लोबिन के हीम पार्ट को हीमोजॉइन में कन्वर्ट कर देगा, और जब ये हीमोजॉइन कन्वर्ट होगा, जैसे जैसे हीमोजॉइन रिलीज होता जाएगा वैसे वैसे उस हेल्दी पर्सन को बुखार आएगा, बुखार के साथ साथ उसको कपकपाहट भी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से मलेरिया होता है ह्यूमन के अंदर। अब ये क्या करेगा, जब ये बाहर आएगा प्लाज्मोडियम, ये क्या करेगा, एक दूसरी आरबीसी के पास, जो आरबीसी सही होगी, इन्फेक्टेड नहीं होगी, उसके अंदर जाएगा। जब वो उसके अंदर जाएगा तो वो एक फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा और एक मेल गैमेटोफाइट बनेगा। कुछ जो सेल्स होंगी, कुछ जो प्लाज्मोडियम होगा वो एक आरबीसी के अंदर जाएगा और कुछ जाएंगी दूसरी आरबीसी के अंदर। अब जो आरबीसी के अंदर गया, कुछ ने क्या करा, फीमेल गैमेटोफाइट बना लिया और कुछ ने मेल गैमेटोफाइट। अब मैम ये गैमेट थोड़ी बने, ये गैमेट नहीं, ये गैमेटोफाइट का मतलब होता है एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर गैमेट्स बन रहे हो, ठीक है, जिसके अंदर गैमेट्स बनेंगे। अब क्या होगा, जब ये गैमेटोफाइट बना लेगा तभी फिर से एक मच्छरनी आएगी, मच्छरी नहीं जो भी है, ठीक है, फिर से मच्छर आएगा, एनाफ्लीज आएगी, वो इस पर्सन को काटेगी जो क्या है, जो पहले से ही मलेरिया से ग्रस्त हो गया है, ठीक है। अब जब इसको ये काटेगी तो क्या होगा, उसके अंदर एक स्पोरोजोइट आ जाएगा, ठीक है। वो जो गैमेटोसाइट थी, जो गैमेटोफाइट थे, वो गैमेटोफाइट इसने क्या कर लिए, इसने अपने पेट में डाल लिए, ठीक है। इसने खून पिया तो उसके थ्रू गैमेटोफाइट आए
ठीक है। अब इसके पेट में क्या हुआ, अब इसके पेट में क्या हुआ, इसके पेट में वो गैमेटोफाइट जो थे जिसके अंदर गैमेट बन रहे थे, उन्होंने अपना अपना गैमेट बना लिया, स्पर्म बन गया और ओवम बन गया। ठीक है, स्पर्म एंड ओवम बना, देन उन्होंने फर्टिलाइजेशन किया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया। क्या किया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया। और जब इन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद में उन्होंने जाइगोट बनाया और जाइगोट से फर्दर स्पोरोजोइट्स बनने लगे। ठीक है, ठीक है। फिर वो स्पोरोजोइट सलाइवरी ग्लैंड्स में आए। ठीक है, और देन सलाइवरी ग्लैंड्स में आकर के सलाइवा के फॉर्म में फिर से एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो गए। ठीक है, तो ये समझ में आया। देखो, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन में हुआ और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो था प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके मस्क्यूटो होस्ट के अंदर हुआ, और जो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था वो किसके अंदर हुआ, ह्यूमन होस्ट के अंदर। तो कैसे कैसे हुआ, सबसे पहले स्पोरोजोइट मच्छर के द्वारा हेल्दी पर्सन में गया, उसने लीवर सेल को इफेक्ट किया, आरबीसी को इफेक्ट किया, उसमें बहुत सारा अपना नंबर बढ़ाया। ठीक है, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू अपना नंबर बढ़ाया। जब नंबर बढ़ गया तो क्या हुआ, जब नंबर बढ़ा तो उसने सेल को बर्स्ट कर दिया। जब सेल टूट गई तो उसमें से वो क्या हुए, वो बाहर आ गए प्लाज्मोडियम। ठीक है, जब वो बाहर आ गए तो उन्होंने दूसरी आरबीसी को अफेक्ट किया। जब उन्होंने दूसरी आरबीसी को अफेक्ट किया तो उसके अंदर उन्होंने अपना अपना गैमेटोफाइट बना लिया। अब जो गैमेटोफाइट थे, उन गैमेटोफाइट ने ये जो एनाफ्लीज है उसके एनाफ्लीज द्वारा जब उसको खा लिया गया, जब एनाफ्लीज द्वारा उसको मतलब खून चूस लिया गया। ठीक है, एनाफ्लीज द्वारा उसका खून चूस लिया गया, तब वो उस जो गैमेटोफाइट बने वो उसके अंदर चले गए, फीमेल एनाफ्लीज के अंदर। और जब फीमेल एनाफ्लीज के अंदर गए तो उन्होंने अपनी जो भी गैमेटोफाइट थे उन्होंने अपने अपने गैमेट्स बना लिए, स्पर्म एंड ओवम। देन उन्होंने फ्यूज किया, फ्यूज करने के बाद में जाइगोट बना और जाइगोट फर्दर स्पोरोजोइट्स बना ले गया। ठीक है, और यही स्पोरोजोइट फिर से यही साइकिल चलती रहेगी। ठीक है, क्लियर क्लियर बेटा। हाँ बताओ, चलो तो ये था। चलो, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम सारे स्टेप्स लिख दिए गए हैं, कैसे कैसे क्या हुआ। ठीक है, सारे स्टेप्स हैं। प्लाज्मोडियम ओवेल जो होता है ये भी एक टाइप का प्लाज्मोडियम है जो मलेरिया कॉज करता है, एक टाइप का। ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स भी है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम भी है और प्लाज्मोडियम मलेरियाई भी है। ठीक है, अब इनमें से कौन सी स्पीशीज सबसे ज्यादा खतरनाक मलेरिया कॉज करती है, तो वो है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। ठीक है, यस मैम। ठीक है, तो प्रिवेंशन ऑफ कॉमन डिसीज। अब देखो इतनी सारी डिसीज थी, अब कुछ कुछ ऐसे भी थे सिम्टम्स और जो प्रिवेंशन है। तो प्रिवेंशन देखिए, कीपिंग द बॉडी क्लीन, कंजप्शन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड, मतलब यही है ज्यादातर हमने देखा कि कंटामिनेटेड फूड से हुआ डिसीज या फिर कंटामिनेटेड वाटर वगैरह से हुआ, और या फिर हमने हाइजीन अच्छे से मेंटेन नहीं की उससे हुआ। तो यही है, अगर हम फ्रूट्स मतलब वेजिटेबल फूड वगैरह कंटामिनेटेड ना खाएं, सही खाएं, तो हमें डिसीज नहीं होगी। ठीक, दूसरा है पब्लिक हाइजीन मेंटेन करें। ठीक है, जो अपना जो बेस निकला, एक्सक्रीटर निकला, उसको अच्छे से डिस्पोज करें। मैम समझ में आ गया, हाँ ठीक है, यही उद्देश्य था। ठीक है, अब these measures are particularly essential where the infectious agents are transmitted through the food and water such as typhoid, amoebiasis and escherichiasis। ठीक है, अब in the case of airborne disease यानी कि जो एयर के द्वारा फैलती हो। ठीक है, तो सच एज निमोनिया एंड कॉमन कोल्ड, तो हम क्या कर सकते हैं, तब हम इन्फेक्टेड पर्सन को थोड़ा दूर रख सकते हैं, उसको अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इम्यूनिटी क्या होती है। एबिलिटी ऑफ द बॉडी की ऐसी योग्यता जिससे वो फाइट कर सके डिसीज कॉजिंग एजेंट को। भाई डिसीज कब होगी, डिसीज तभी होगी जब डिसीज कॉज करने वाला एजेंट आएगा और हमको इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, अगर हम क्या करें, उसी को ही पहले मार दे तो क्या होगा, डिसीज ही नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसी एबिलिटी को हम इम्यूनिटी बोलते हैं। ये नेचुरली हमारे अंदर भी पाई जाती है और हम बाहर से एक्वायर भी करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके टाइप्स वगैरह। ठीक है, अब इनेट इम्यूनिटी होती है और दूसरी होती है हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, इनेट इम्यूनिटी वो होती है जो हमें जन्म से ही मिल रही होती है। ठीक है,
मैन समझ में आ गया, ठीक है। तो जन्म से ही जो मिल रही होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी, ठीक है। नॉट जैसे कि वो होती है जायदाद, ठीक है, जमीन जो होती है, जमीन हमें जन्म से ही मिल जाए, ठीक है, जो पापा के पास थी वो हमको मिल जाए, तो वो क्या हुई, इन्नेट, ठीक। अब अगर हम खुद पैसा जोड़ें, खूब खूब पैसा जोड़ें खुद, और खुद से जमीन खरीदें, तो वो एक तरीके से एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक। प्रतिरक्षा का मतलब होता है रक्षा करना, किससे रक्षा करना, किससे करना, पैथोजन से, समझ में आया, जैसे नाम में ही आया है रक्षा करना, प्रतिरक्षा, ठीक है। नॉन स्पेसिफिक होता है, ये स्पेसिफिक नहीं होता है इन्नेट इम्यूनिटी। क्यों स्पेसिफिक नहीं होता है, देखो नॉन स्पेसिफिक होता है, रिएक्ट्स इन द सिमिलर वे टू ऑल द डिसीज कॉजिंग एजेंट। अब मान के चलो बैक्टीरिया आ गया, मैंने उसको भी तलवार से मारा, और फंगस आ गया, मैंने उसको भी तलवार से मारा, ठीक है। अगर प्रोटोजोन आ गया उसको भी तलवार से मारा, तो ये स्पेसिफिक नहीं है। अगर बैक्टीरिया आएगा तब भी तलवार से मारा जाएगा, कोई सा भी पैथोजन आया हम उसको तलवार से ही मारेंगे, तो वो स्पेसिफिक नहीं है, नॉन स्पेसिफिक है। यानी कि इन्नेट इम्यूनिटी सभी को तलवार से ही मारती है, यानी कि वो एक तरीके से मारती है, स्पेसिफिक तरीके से नहीं मारती है। अब जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, ठीक है, पहले यही देख लेते हैं। नो मेमोरी ऑफ प्रीवियस एनकाउंटर ऑफ इन्फेक्शंस, मतलब पहले के जो मारे हुए हैं तो उसके पास याददाश्त नहीं है कि मैंने उसको पहले ऐसे मारा था, मैंने उसको पहले ऐसे मारा था, उसके पास कोई याददाश्त नहीं है, ठीक है। ये किस में होता है, इन्नेट इम्यूनिटी में। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो बाहर से ली जाती है लाइफ टाइम में, ठीक है। हाईली स्पेसिफिक होती है, हाईली स्पेसिफिक जैसे कि मान के चलिए बैक्टीरिया आया तो मैं उसको गन से मारूंगी, अगर वायरस आया तो मैं उसको तलवार से मारूंगी, और अगर बहुत तरीके से मारूं, तड़पा तड़पा के मारूंगी, तो वो क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक। इसके पास मेमोरी होती है इन्फेक्शंस की, यानी कि मैंने जो ये वाला बैक्टीरिया तो शायद पहले भी आया था, मैंने उसको शायद पहले इस तरीके से मारा था, तड़पा तड़पा के, मैं वही आजमाऊं फिर से, जब ये फिर से आएगा तो मैं फिर से उसको वैसे ही मारूंगी। तो ये क्या है, ये है कि ये क्या है कि उसके पास मेमोरी है, उसे याद है कि मैंने पहले उसे ऐसा मारा था तो वो बहुत अच्छे से मर गया था, मैं उसको अभी भी ऐसे ही मार दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इन्नेट इम्यूनिटी, इट इज स्टडीड अंडर द 4 बैरियर्स, ये इन्नेट इम्यूनिटी का है, ठीक है। यहां तक था हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब हम देखते हैं इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर हम 4 बैरियर्स के बारे में पढ़ते हैं। 4 बैरियर्स के बारे में मतलब कि ऐसे बैरियर जो रोक रहे हैं, किसको रोक रहे हैं, पैथोजन को रोक रहे हैं, ठीक है। तो देखो पैथोजन फर्स्ट, ये क्या होते हैं, ये जो फिजिकल बैरियर और फिजियोलॉजिकल बैरियर होते हैं वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यानी कि हमें क्या करना है, डिफेंस करना है, बचाना है, हमें रक्षा करनी है। तो हम जो सबसे पहले रक्षा करने के लिए खड़ा होगा कि भाई हम रक्षा करेंगे सबसे पहले, तो वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आएगा, वो होता है फिजिकल बैरियर और फिजियोलॉजिकल बैरियर। सेलुलर बैरियर और साइटोकाइन बैरियर वो होते हैं, ये होते हैं सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। ये क्या करते हैं, भाई पहले ये वाले बचा लें, उसके बाद हम बचाने आ जाएंगे, ठीक है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक। लाइसोजाइम एंटीबैक्टीरियल इन द टीयर्स, मतलब जो आंसू आ रहे होते हैं, सलाइवा जो होता है उसके अंदर ये लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है, ठीक। ये भी एक तरीके से है। ऑल दीज प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ, समझ में आए यहां तक। जल्दी बताएं, समझ में आ रहा है। आई थिंक इसमें एक पेज गायब है, कोई बात नहीं, मैं ऐसे बता खुद से। फिजिकल बैरियर के अंदर आता है जैसे कि स्किन हो गई, म्यूकस हो गया, ठीक है। ये क्या करते हैं, पैथोजन को बाहर से अंदर ही नहीं आने देते, जैसे कि मान के चलिए गेट है, गेट किसी को आने नहीं देगा, ठीक है।
ठीक है, तो वह गेट की तरह है। मैम जनरल एप्टीट्यूड की क्लासेस कब होंगी? बेटा मुझे अभी इसके बारे में पता नहीं, मैम आपका पढ़ाया सब समझ आता है। अच्छा ठीक है, स्किन और म्यूकस, स्किन और म्यूकस जैसे कि दरवाजा है वो बंद है, वो उसको अंदर ही नहीं आने देगा पैथोजन को, तो वो आएगा हमारा फिजिकल बैरियर के अंदर। फिजियोलॉजिकल बैरियर यानी कि कुछ केमिकल सिक्रीशन होता है, कुछ सिक्रीशन ऐसे होते हैं जो खुद पैथोजन की ग्रोथ को रोक देते हैं। ठीक है, हाँ स्किन एंड म्यूकस, वेरी गुड आदित्य। अब सेलुलर बैरियर और साइटोकाइन बैरियर क्या होते हैं, ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में आते हैं। जैसे कि ये रहा सेलुलर बैरियर, सर्टेन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है इसमें इस बार बैरियर, इस बार रक्षा कौन कर रहा है, सेल रक्षा कर रही है, सेलुलर यानी कि सेल रक्षा कर रही है। तो सेल कौन सी, ये है हमारी ल्यूकोसाइट, WBC होती है। ठीक है, जैसे कि पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, यानी कि ऐसा ल्यूकोसाइट, ऐसा WBC जिसका न्यूक्लियस क्या हो, पॉलीमॉर्फो, यानी कि उसके अलग अलग स्ट्रक्चर हो। ठीक है, अब PMNL न्यूट्रोफिल्स और क्या होता है मोनोसाइट्स, ये सेल्स होती हैं जो बैक्टीरिया को वहीं खड़े खड़े मार देती हैं। ठीक है, अब नेचुरल किलर सेल्स भी होती हैं, ये भी क्या करती हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती हैं। ठीक, मैक्रोफेजेस भी होती हैं, ये क्या कैसे रोकती हैं, ये फेगोसाइटोसिस करती हैं। फेगोसाइटोसिस मतलब की होता है कि हम उसको पकड़ के खा जाएं। ठीक है, ये होगी फेगोसाइटोसिस, ये क्या करता है फेगोसाइटोसिस, जिससे कि ये डायरेक्ट पैथोजन को पकड़ के खा लेगा। ना रहेगा पैथोजन, ना फैलाएगा डिसीज, और भूख भी मर गई। ठीक है, वही वाली बात। तो ये है सेलुलर बैरियर, और फिर है साइटोकाइन बैरियर। सम वायरली इन्फेक्टेड सेल सिक्रीट्स प्रोटीन। अब देखो कुछ ऐसे होते हैं कि देखो मैं तो मर रहा हूं भाई, लेकिन मैं दूसरे को नहीं मरने दूंगा, ये वाली कंडीशन है साइटोकाइन बैरियर के अंदर। इसमें क्या होता है, इसमें ये जो वायरस से इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं वो कुछ प्रोटीन सिक्रीट करती हैं जिनको हम इंटरफेरोन्स बोलते हैं, जो क्या करती हैं अपने पास वाले पड़ोसी को बोलती है बेटा वायरस आ गया है, जल्दी से बंदूक ले आओ। ठीक है, बचाव के लिए। वही बात है, ये क्या कहता है, वायरस से इन्फेक्टेड सेल बोलती है बेटा तुम जाओ अपने पड़ोसी को बोल के आना इंटरफेरेंस। ये बिल्कुल बच्चे जैसे कि बोलते नहीं कि बच्चे जाओ पड़ोस से चीनी ले आओ, नमक ले आओ, वही वाली बात है। बेटा जाओ इंटरफेरेंस जा करके अपने पड़ोसियों से कह दो कि वायरस आ गया है, बच के रहें। ठीक है, तो इंटरफेरेंस कैसे काम करता है, जब वायरस इन्फेक्ट करता है तो ये कुछ सिक्रीट करती है प्रोटीन, वो उसको आगाह कर देता है। नहीं बेटा ये फर्स्ट क्लास है, प्री ओनली। ठीक है, फिर बाद में जो पड़ोसी सेल्स जो होती हैं वो ट्रांसलेटरी इनहिबिटरी प्रोटीन सिक्रीट करती हैं बचने के लिए। ठीक है, अब कैसे बचने के लिए, ये क्या करती हैं, ये ट्रांसलेटरी इनहिबिटरी प्रोटीन, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ट्रांसलेटरी इनहिबिटरी प्रोटीन, यानी कि ऐसे प्रोटीन जो इनहिबिट करते हो यानी कि रोकते हो ग्रोथ को। किसकी ग्रोथ को रोकते हो, किसकी, वायरस की ग्रोथ को रोकते हो। किसकी हेल्प से, ट्रांसलेशन की हेल्प। मतलब वो जैसे कि क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, DNA से RNA बनना और RNA से देन प्रोटीन बनना। हाँ, जो वायरस है, वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल डालेगा, उसको ओवरऑल प्रोटीन बनवाना है। हम क्या कर दें, हम ये ट्रांसलेशन वाले प्रोसेस को ही ब्लॉक कर दें। ठीक, तो क्या होगा ना, वायरस का DNA अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा, तो डिसीज क्या वो कॉज करेगा। तो वही बात है, हमने क्या करा, उसके ट्रांसलेशन को रोकने वाला प्रोटीन सिक्रीट कर दिया, जिससे कि वायरस अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा। जब एक्सप्रेस नहीं करेगा तो वो इफेक्ट भी नहीं डाल पाएगा। ठीक है, तो ये था। नेक्स्ट है हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इट इज गेन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, ये तो पता है। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो 2 टाइप्स की होती हैं। पहली होती है ह्यूमरल इम्यूनिटी और दूसरी होती है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। अब ह्यूमरल इम्यूनिटी के अंदर ये हम फ्लूट्स में देखते हैं। ठीक है, अब बी सेल्स विल बी इन्वॉल्व, इसके अंदर बी सेल इन्वॉल्व होती हैं जो कि ब्लड के अंदर जाकर के काम कर रही होती हैं, और इसके अंदर होती है टी सेल्स। अब मैम बी सेल्स टी सेल्स ये क्या होता है बताएं। देखो ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या करती है, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, और लाइक कर देना बच्चों, समझ में आ रहा हो तो। मेरी भी तो लाइक बढ़े। हाँ, अरे यार, हाँ क्यों बच्चों, मेरी भी तो लाइक बढ़े। ठीक है, अब क्या होता है ह्यूमरल इम्यूनिटी में क्या होती है, ये जो होती है
जब पैथोजन आया, कोई भी एंटीजन आया, एंटीजन पैथोजन आया, ये रहा स्क्वायर शेप का, ये रहा गोल शेप का, ठीक है, ये आए पैथोजन। अब ये क्या करेगी, ये इस सेल को, बी सेल्स को क्या करेगी, बी सेल को इफेक्ट करने की कोशिश करेगी, लेकिन ऑल क्लियर मैम, ठीक है। अब ये इसको इन्फेक्ट करने की कोशिश करेगी, ये इसके एंटीजन के पास जाएगी, उससे चिपक जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये जब उसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो जो बी सेल्स होगी वो टू टाइप्स की सेल्स बनाएगी। कैसे, टू टाइप की सेल्स में डिफरेंशिएट हो जाएगी, अपने आप को बदल देगी, ठीक है। किस सेल में बदलेगी, पहला होगा प्लाज्मा बी सेल्स में बदलेगी और दूसरी होगी मेमोरी बी सेल्स में। अब इसने पकड़ लिया एंटीजन को, ठीक है। बी सेल्स क्या करेगी, बी सेल एंटीजन को पकड़ेगी, एंटीजन को पकड़ने के बाद में उसको वो अच्छे से देखेगी, हाँ भाई काले रंग के कपड़े पहने उसने, ठीक है, और उसके पास हथियार भी नहीं है तो अच्छा मौका है मारने का। तो वो क्या करेगा, उसको अच्छे से देखेगा, देखने के बाद में एनालाइज करेगा, एनालाइज करने के बाद में अपने आप को दो डिफरेंट टाइप की सेल्स बनाएगा, पहला बनाएगा बी सेल्स और दूसरा बनाएगा मेमोरी बी सेल्स, ठीक। अब बी सेल्स के बनाएगा, जब प्लाज्मा बी सेल्स बनाएगा, वो प्लाज्मा बी सेल्स क्या काम करेंगी, वो उसको देखने के बाद में उसको मारने के लिए हथियार बनाएगी कि हाँ भाई मैंने उसको देख लिया अच्छे से, फिर उसके बाद में मैं उसके अकॉर्डिंग हथियार बनाऊंगी, ठीक है। तो वो उसने हथियार बनाए, हथियार यानी कि एंटीबॉडीज बनाई जो आगे जाकर इसको मारेगी, ठीक है। अब दूसरी टाइप की जो मेमोरी बी सेल्स है, उसने वो मेमोरी याददाश्त रखी कि हाँ ये इस तरीके का दिखता था, ये इस तरीके का दिखता था, हाँ ये इस तरीके का दिखता था और इसको इस तरीके से मारा जा सकता है, तो वो उस याददाश्त को लिख करके अपने पास रख लेगी बी सेल्स, ठीक है। मेमोरी बी सेल्स ये काम करेगी। अब ये तो ये वाली जो प्लाज्मा बी सेल्स है वो एंटीबॉडीज बनाएंगी जो कि आगे चल के उसको मारेगा, ठीक। और जो बी सेल्स, जो मेमोरी बी सेल्स हैं, वो याददाश्त बना के, मतलब एक तरीके से डाटा को कंप्यूटर में सेव कर लेगी, एक तरीके से ये, ठीक है, सेव कर लेगी, ताकि आगे जब आएगा तो मैं उसको ऐसा पकड़ के मारूंगा, ऐसा कूट दूंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा, ठीक। अब होता है प्राइमरी इम्यून रिस्पांस और दूसरा होता है सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस। प्राइमरी इम्यून रिस्पांस वो होता है जो मैंने अभी कहानी बताई कि वो आया बी सेल्स के पास में, उसने उसको जांचा पड़ताल करा, मेमोरी सेल्स बनाई और प्लाज्मा बी सेल्स बनाई, ये होता है प्राइमरी इम्यून रिस्पांस, ठीक है। फिर जो एंटीबॉडीज बनाई उसको पकड़ के मार दिया, ठीक है, वो एंटीबॉडीज ने पकड़ के पैथोजन को मार दिया, ठीक। अब सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस क्या होता है, इस दौरान अब वो फिर से आया, मान के चलो वो वाला पैथोजन फिर से आया, तब क्या होगा, तब जो हमारी पहले से ऑलरेडी बनी हुई बी सेल्स थी, मेमोरी बी सेल्स थी, उसको पता था कि भाई ये इसकी कमजोरी है, मैं इसको इस तरीके से मार दूंगा, तो ये क्या होगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस में। जब ये एक्टिवेट होगा तो वो उसको डायरेक्टली मार देगा, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि पहले मैं उसको पकड़ के देखूंगी भाई कैसे मरेगा ये, ठीक है। तो वो उसको इतनी सारी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बी सेल्स बनाओ, प्लाज्मा बी सेल्स बनाओ, मेमोरी बी सेल्स बनाओ, उसको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जैसे ही आएगा पैथोजन डायरेक्ट शूट, ठीक है। तो ये था हमारा सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस के अंदर, ये था प्राइमरी इम्यून रिस्पांस, ठीक है बेटा। 1 घंटे की एंटीबॉडी क्या होती है मैम, अब एंटीबॉडी तो बता दिया कि भाई एंटीबॉडी मारेगा इसको, अब मैम एंटीबॉडी क्या होती है हमें तो यही ना पता, ठीक है। तो देखो एंटीबॉडीज नेचर इज प्रोटीनेशियस, मतलब कि वो प्रोटीन होती है एक तरीके से, ठीक। और ईच एंटीबॉडी इज रिप्रेजेंटेड बाय H2L2, H2L2 मतलब कि 2 हैवी चेन्स होंगी और एक लाइट, वो एक 2 हैवी चेन्स होंगी और 2 लाइट चेन्स होंगी, ठीक है। हैवी चेन्स यानी कि ज्यादा बड़ी होंगी वो चेन, ठीक है, क्योंकि हमारे जो प्रोटीन होता है अमीनो एसिड की चेन होती है ना वही, तो 2 लार्ज होंगी, ठीक है। एंटीबॉडी इज मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होंगी, 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन, समझ में आया? ओके मैम, ठीक है। चलो ये है स्ट्रक्चर प्रोटीन का कि भाई प्रोटीन दिखता कैसा है। देखो ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, ये जो दिखाई दे रही है ये वाली चेन, ये बड़ी सी है तो ये हैवी चेन है और हैवी चेन 2 है, ठीक। ये छोटी सी चेन है, ये लाइट चेन है, ठीक है।
और ये सभी चेन जो है वो जुड़ी होती हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से, जुड़ी हैं आपस में भी, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हैं, ठीक है, जुड़ी है नहीं जुड़ी है। और ऐसे ही ये छोटी चेन भी जुड़ी हुई होगी डाइसल्फाइड बॉन्ड से, ठीक है, ये भी जुड़ी होगी। अब क्या होगा इसमें, ये वाला पार्ट जो होता है जहां लाइट चेन और हैवी चेन के बीच में ये जो हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा जो होता है उसको हम बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। एंटीजन बाइंडिंग साइट या फिर हम इसको बोलते हैं पैराटोप। एंटीजन बाइंडिंग साइट या फिर पैराटोप क्या काम करता है, ये इसमें वायरस के एंटीजन को, वायरस या फिर जो भी पैथोजन है उसके एंटीजन को यहां से डिटेक्ट करेगा, फिर डिटेक्ट करने के बाद में उसको मारेगा, ठीक है। पैराटोप क्या होता है, प्रेजेंट बिटवीन द हैवी एंड लाइट चेन, प्रेजेंट टूवर्ड्स द एंड टर्मिनल, ये इस टर्मिनल की साइड होता है, ठीक है। यही एंटीजन को, यही पैथोजन को पहचानेगा, उसके एंटीजन से बाइंड करेगा और उसको मारेगा। तो ये रहा डायग्राम एनसीईआरटी का। अब देखो हमारी ये जो एंटीबॉडीज होती हैं वो भी अलग अलग टाइप की होती है। पहली होती है आईजीजी, ये मैक्सिमम अमाउंट में पाई जाती है, ठीक है। ये मोनोमर होती है, ये एक ही स्ट्रक्चर है, देखो इसका, ये रहा मोनोमर होती है। ये क्या करती है, इसको मैं थोड़ा डिवाइड कर लेती हूँ, हाँ आईजीई, देखो ये क्या करती है, आईजीजी जो करती है वो क्रॉस करती है प्लेसेंटा को, ये प्लेसेंटा को क्रॉस करने वाली है, ठीक है। प्लेसेंटा को अगर क्वेश्चन आए प्लेसेंटा को कौन सी एंटीबॉडी क्रॉस करती है तो वो होती है आईजीजी। दूसरा होता है आईजीई, ये 10 से 15% पाई जाती है। डाइमर यानी कि 2 की फॉर्म में पाई जाती है, ठीक है, डाइमर होता है। प्रेजेंट इन, इनके ये फंक्शन अच्छे से याद कर लेना और नाम याद कर लेना, बस इतना काफी है। प्रेजेंट इन सिक्रीशन लाइक सलाइवा, म्यूकस, कोलेस्ट्रॉम, ये सलाइवा, कोलेस्ट्रॉम, म्यूकस वगैरह में पाई जाती है एंटीबॉडीज, ठीक है। ये वाली आईजीएम जो होती है वो सिक्रीट करती है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स को, हाई अमाउंट ड्यूरिंग द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। ये वो क्या बोलते हैं, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के दौरान क्या होती है, बहुत ज्यादा सिक्रीट होती है। आईजीई जो होती है वो एलर्जी के दौरान सिक्रीट होती है, ठीक। और आईजीडी जो होती है वो बहुत कम पाई जाती है और इसका फंक्शन अभी भी अननोन है, मतलब जानते नहीं है हम कुछ भी, ठीक है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, देखो इसके अंदर हम टी सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब टी सेल्स भी कई तरीके की होती हैं। पहला होता है टीएच यानी कि टी हेल्पर सेल्स। ये क्या करती है, ये हेल्प करती है दीस सेल्स सीक्रेट्स केमिकल्स which signals both B cells to differentiate and TC cells to perform, यानी कि ये सिग्नल देती है कि बेटा बी सेल तुम अपना काम करो, मेमोरी सेल बनाओ, प्लाज्मा सेल्स बनाओ, ठीक है, प्लाज्मा बी सेल्स बनाओ, और जो टी सेल्स टीसी सेल है उसको भी ऑर्डर देती है कि तुम अपना काम करो। क्या काम करना, वो उसको फैगोसाइटोसिस कर देना पैथोजन की, ठीक, उसको मारने का। ये होता है टी हेल्पर सेल का काम। दूसरा होता है टीसी सेल। टीसी सेल क्या करती है, साइटोटॉक्सिक होती है। ये टी सेल्स जो किलर टी सेल्स होती है वो दे हैव द पोटेंशियल टू डायरेक्टली किल द पैथोजन, ये डायरेक्टली पैथोजन को मारने की उसके अंदर एबिलिटी होती है, ठीक है। और जो टीएच सेल होती है वो सप्रेसर टी सेल होती है, दे सप्रेस द टीसी एंड टीएच फॉर द रेगुलेटेड एक्टिविटी, यानी कि ये क्या करती है। अब देखो ये तो है नहीं कि हमेशा हम टीसी सेल को और टी हेल्पर सेल्स को काम करने दें, उसको रोकने के लिए भी तो कोई चाहिए, तो वो क्या करता है, ये काम कौन करता है, टीएच सेल, सप्रेसर सेल, ठीक है। ये सब बात करने के लिए नहीं है ये। चलो मेमोरी टी सेल्स क्या होती हैं, ये स्टोर होती हैं फ्यूचर के लिए। मेमोरी जैसे नाम से पता चल रहा है ये याद रखता है कि हमें किस तरीके से मारना है, ठीक है। तो ये हमारा आज का क्लास यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास जो होगी वो ऐप पर चलेगी।